नमस्कार। संभावित साइक्लोनिक स्टॉर्म याश के संबंध में इस अपडेट के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप जुड़े हैं मौसम तक चैनल के साथ। जिस साइक्लोनिक सर्कुलेशन के बारे में संभावना जताई जा रही थी कि जल्द ही इंटेंसिफाई होकर निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाएगा, वो इस समय निम्न दबाव के क्षेत्र में उत्तरी अंडमान सागर और इससे सटे बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों के ऊपर बन चुका है। और इस समय यहाँ पर ये जो रीजन है, जिस जगह पर ये सिस्टम डेवलप हुआ है, इमर्ज हुआ है, वहाँ पर अगर हम दबाव की बात करें तो दबाव लगभग 1006 मिलीबार के आसपास है और हवाओं की रफ्तार 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर हवाएं चल रही हैं। और जिस तरह की समुद्र की सतह की परिस्थितियां हैं और वायुमंडल की स्थितियां हैं, उनके अनुसार ये संकेत स्पष्ट हो चुके हैं अब कि ये अगले 24 घंटों में यानी 23 मई को ये डिप्रेशन बन जाएगा और उसके बाद ये इंटेंसिफाई होगा। और उम्मीद ये है कि 24 मई आते आते ये साइक्लोनिक स्टॉर्म का साइक्लोनिक स्टॉर्म की इंटेंसिटी में ये सिस्टम पहुंच जाएगा। इस दौरान ये जब इंटेंसिफिकेशन करता रहेगा, निम्न दबाव के बाद डिप्रेशन बनता रहेगा और उसके बाद डिप्रेशन के बाद साइक्लोनिक स्टॉर्म की इंटेंसिटी में आएगा। इस दौरान ये उत्तर पश्चिमी दिशा में लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा और ये ओडिशा और बंगाल का रुख करेगा। और इसी दौरान 24 मई के बाद 25 मई को उम्मीद ये भी है कि ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा। और जब ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश के तटों के करीब बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी भागों पर जब ये दस्तक देगा, पहुंचेगा, उस दौरान भी इसके और इंटेंसिफिकेशन की संभावना है और ये वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन सकता है। एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन या सुपर साइक्लोन बनने की आशंका फिलहाल नहीं है। इस साइक्लोन से संबंधित बात करते करते एक रिलेट करते हैं इसको हम, पिछले साल जो अम्फन तूफान आया था बंगाल की खाड़ी में और जिसने पश्चिम बंगाल में कोलकाता, दीघा और इसके आसपास के भागों के साथ साथ बांग्लादेश पर तबाही मचाई थी, जिससे 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर का डैमेज हुआ था ओवरऑल उस साइक्लोनिक स्टॉर्म के प्रभाव से ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तथा पूर्वोत्तर भारत में सभी जगहों पर मिलाकर। और इसने 2008 के नरगिस साइक्लोन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था और बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों में यानी हिंद महासागर के उत्तरी क्षेत्रों पर विकसित होने वाला अम्फन तूफान इस पूरे इतिहास जो मौजूद है उसमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और सबसे ज़्यादा तबाही मचाने वाला तूफान बना था। ये तूफान क्योंकि काफ़ी नज़दीक बन रहा है, इसकी जो दूरी है, इसका जो डिस्टेंस है वो बहुत अधिक नहीं है। आमतौर पर जब दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी पर कोई साइक्लोनिक स्टॉर्म या कोई सर्कुलेशन डेवलप होता है, फिर निम्न दबाव, डिप्रेशन, उसके बाद साइक्लोनिक स्टॉर्म बनता है, तब उसकी जो जर्नी होती है लंबी होती है और उसके इंटेंसिफिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और इस समय क्योंकि ये उत्तरी अंडमान सागर और इससे सटे मध्य पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर ये सिस्टम डेवलप हो रहा है, इसलिए इसका ज़्यादा लंबा सफ़र समुद्र का नहीं रहेगा और यही वजह है कि ये सुपर साइक्लोन या एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन संभवतः नहीं बनेगा। ये राहत की बात ज़रूर है, लेकिन ये इतनी इंटेंसिटी में ज़रूर रहेगा कि उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटवर्ती क्षेत्रों तथा इसके आसपास के बांग्लादेश के क्षेत्रों में जहां पर इसका लैंडफॉल होने की संभावना है 26 मई की दोपहर या शाम के आसपास, 26 मई को अनुमान है कि ये लैंडफॉल कर सकता है। उस दौरान काफ़ी व्यापक तबाही मचा सकता है इन कोस्टल रीजन में और जान और माल के नुकसान की आशंका है, लेकिन समय रहते हमें इसकी जानकारी मिल गई है। अभी से सभी को सतर्क होने की आवश्यकता है। कोस्टल रीजन में ओडिशा के मध्य से लेकर बांग्लादेश के तटवर्ती रीजन तक सभी जगहों पर राहत एजेंसियों को अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए और स्थानीय लोगों को भी सतर्क हो जाना चाहिए। आप जानते हैं कि जब भी इस तरह के साइक्लोनिक स्टॉर्म आते हैं तो लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हिट करते हैं और आमतौर पर जब भी कोई साइक्लोनिक स्टॉर्म या 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं और उसके ऊपर से लाइटनिंग स्ट्राइक, तेज़ बादलों की गर्जना और तेज़ बारिश, ये सभी एक साथ किसी क्षेत्र में जब पहुंचते हैं तो बड़े पैमाने पर जान और माल के नुकसान की आशंका रहती है। कच्चे मकान, झोपड़े, पेड़, खंभे और ये सभी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो जाती हैं, ध्वस्त हो जाती हैं। तो ऐसे में बड़े पैमाने पर जान और माल के नुकसान की आशंका भी रहती है। आपको ये भी बता दें कि अम्फन तूफान की जो स्पीड थी जब ये लैंडफॉल कर रहा था, उस दौरान इसकी स्पीड 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई थी, जबकि ये जो साइक्लोनिक स्टॉर्म होगा जो बन रहा है यास, इसकी जो स्पीड होगी लैंडफॉल के समय में 150 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास हो सकती है। 120 से 140 किलोमीटर आमतौर पर रहेगी। गस्टिंग स्पीड 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। नुकसान होने की संभावना काफ़ी अच्छी रहेगी, काफ़ी व्यापक रहेगी, तो सतर्क होने की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने बताया
इसकी वर्तमान स्थिति, क्लाउड कन्फिगरेशन इस समय बंगाल की खाड़ी के ऊपर क्या है, ये आपको दिखाते हैं। और इससे पहले के बुलेटिन में आपको बताया था कि साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की संभावना प्रबल क्यों है, क्योंकि समुद्र की सतह का तापमान समूची बंगाल की खाड़ी का लगभग 30 और 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, जो कि साइक्लोनिक स्टॉर्म किसी भी उभरते सिस्टम को मजबूत होने में काफ़ी सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा वायुमंडलीय स्थितियां भी काफ़ी अनुकूल हैं। पीछे से दक्षिण पश्चिम मानसून भी काफ़ी सक्रिय रूप में आगे बढ़ रहा है और दक्षिणी अंडमान सागर और दक्षिणी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह तथा दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी को पार कर चुका है, काफ़ी आगे निकल गया है। उम्मीद अगले 48 घंटों में इसके और आगे बढ़ने की है। तो ओवरऑल जो परिस्थितियां हैं इस संभावित साइक्लोनिक स्टॉर्म याश के बनने की, वो सभी इसके पक्ष में जाती हुई नज़र आ रही हैं। तो तैयार रहिए, पहले से ही ओडिशा के लोगों, पश्चिम बंगाल के लोगों और साथ ही साथ बांग्लादेश के लोगों को भी हम एहतियात के तौर पर सतर्क रहने का सुझाव देते हैं। इसके अलावा जो राज्य प्रभावित हो सकते हैं इस साइक्लोनिक स्टॉर्म के आउटर पेरिफेरल के कारण, उनमें हम आंध्र प्रदेश का उल्लेख कर सकते हैं, साथ ही साथ छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र का भी कुछ इलाका शामिल हो सकता है। छत्तीसगढ़ के बाद पूर्वी मध्य प्रदेश का क्षेत्र शामिल हो सकता है, झारखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत के तमाम राज्य इस सिस्टम के प्रभाव में, इस सिस्टम की चपेट में आ सकते हैं। तो ये जो इलाके होंगे समूचा, अगर ये लैंडफॉल करता है उत्तरी ओडिशा और इसके आसपास के पश्चिम बंगाल तथा गंगेय पश्चिम बांग्लादेश के ऊपर, तो ये रीजन होगा। और इसके अलावा जब साइक्लोनिक स्टॉर्म जब भी बनता है तो उसकी आउटर पेरिफेरी काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी स्ट्रांग होती है। तो ये जो रीजन होंगे आप समझ सकते हैं, छत्तीसगढ़ तक तो अच्छी बारिश की उम्मीद कर सकते हैं। 25 मई से ही यहाँ पर मौसम बदल जाएगा और 26 मई को जब लैंडफॉल की संभावना है, अभी जो संकेत मिल रहे हैं इसके जो आगे बढ़ने की स्पीड होगी और इसकी जो इंटेंसिटी होगी उसके आधार पर अनुमान 26 मई के दोपहर के बाद है। अगर इसमें डिले होता है और ये रात में लैंडफॉल करता है, जैसा कि हमने साइक्लोन ताउते के बारे में देखा और जैसा कि हमने अम्पन के बारे में देखा था, इन स्थितियों में नुकसान की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है और साथ ही साथ राहत और बचाव दल को राहत बचाव अभियान को जारी रखने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एक तो अंधेरा, ऊपर से ये बारिश, तेज़ हवाएं और ऐसे में बिजली व्यवस्था भी ठप हो जाती है, आप जानते हैं। तो बहुत मुश्किल होता है राहत और बचाव दल को भी हिफाजत का जो अभियान है उसको जारी रखने में, उसको आगे बढ़ाने में। तो आपको ज़्यादा सतर्क रहना होगा क्योंकि इसके भी लैंडफॉल की संभावना शाम या रात के समय ही नज़र आ रही है। चक्रवाती तूफान याश से जुड़े इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम से जुड़ी हर एक जानकारी और अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश लगातार जारी है। धन्यवाद।